हाँ जी बेटा, तो लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, दो एटम मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और एक बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एक्सचेंज से बनता है, कि एक ने कंप्लीटली दे दिए और एक ने कंप्लीटली ले लिए, उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनता है उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, यानी जो शेयरिंग से बॉन्ड बना है उसको, कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केवल अट्रैक्ट करना है, लेकर कहीं नहीं जाना उन्हें। मैंने कल लास्ट क्लास में समझाया था, अपन BMW की उस शोरूम से बाहर निकल रहे हैं, अच्छी लग रही गाड़ी, मजा आ रहा है ना, पैसा लगा अपने को, मजा भी आ गया, ठीक है। मतलब क्योंकि अपन केवल अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको जब घर लेके आएंगे तब आएगा मजा। तो अरे समझ आ रही है बात? तो केवल अट्रैक्शन होता है, ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो एनर्जी तो चाहिए ही नहीं इसमें। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नॉन एनर्जेटिक टर्म होती है। क्या होती है? नॉन एनर्जेटिक टर्म, ठीक है। अब किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर कम है, ये मैं भी आपको बता देता हूं, ठीक है। लास्ट पेपर में वो एक टेबल बनाई थी, पावर की ही टेबल थी वो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रॉन लूज, इसमें ये प्रोसेस तो होते नहीं है, इसलिए यहां एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस में कौन अट्रैक्ट करता है? प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ता है। और अगर प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ती है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम कर पाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। मैंने आपको कहा था, देखो अपन 5 प्रॉपर्टी है, 5वीं प्रॉपर्टी है जेड इफेक्टिव, रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रेडियस का उल्टा होता है बाकी सब, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होती है, बाकी सब इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होती है, बाकी सब डिक्रीज होता है। अरे क्लियर है क्या बात है? ठीक है, हाँ जी। पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, और वो कितनी होती है? 4, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अगर मान लो ये कोई बॉन्ड है, और इसमें मैंने अज्यूम कर लिया एक ही ईएन ज्यादा है। अगर एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मिड में नहीं रहेंगे, ए के थोड़े से पास रहेंगे, क्योंकि ए ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ए पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, उस पार्शियल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन होता है डेल्टा का। तो ए पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, और बी ने बेचारे ने लूज कर दिए, थोड़े दूर चले गए इससे, तो इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये सारी की सारी वो टेबल है, ठीक है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको हाँ जी, तो अब इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, साइंस के पेपर में पीएच का क्वेश्चन आया तो अपन ने नकल कर ली, समझ आ गई बात। इन तीनों की कितनी होती है? 2.5, इन दोनों की होती है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की 2.1, नाइट्रोजन क्लोरीन की 3 होती है, समझ आ गई बात।
धीरे धीरे अपन इनमें और याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चेक करो तो यहाँ बेरिलियम और एल्यूमिनियम की भी सेम है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की 1.5 है, तो आप यहाँ बगल में लिख सकते हो B = AL, और ये कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, तो वो भी नोट कर लें आप। हाँ जी, ये जो है पोटेशियम और रुबिडियम, इन दोनों की भी सेम होती है। पोटेशियम = रुबिडियम, इन दोनों की होती है 0.8। पोटेशियम और रुबिडियम इन दोनों की भी सेम होती है, कितनी होती है 0.8। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि आपको सारी वैल्यूज याद नहीं करने हैं, जो स्टार लग रहे हैं केवल यही याद करने हैं, और धीरे धीरे यूज आती रहेगी ये तो पूरी केमिस्ट्री में, तो अपन धीरे धीरे बात करते रहेंगे इनके बारे में, ठीक है ना। ये नोट हो गया क्या अपना? ये टेबल नोट हो गई थी ना। चलो, ये फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद कर, नोट कर लो। लीना की रब से फरियाद, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, बस पोटेशियम और रुबिडियम की सेम होती है। आपको अभी तक क्या याद करना है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, एक बात याद करनी है, वो याद हो गई आपको? अरे बोलो भाई। अनिकेत मुझे बता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या होती है? अच्छा, रेडियस क्या होती है? रेडियस लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ेगी क्योंकि ऑर्बिट बढ़ेगा। तो अगर रेडियस का ऑर्डर याद है तो बाकी सारे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। अरे बाकी सब उसका उल्टा ही तो है, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज हो रही है तो बाकी सब इंक्रीज हो रही है। अरे क्लियर है क्या बात है? चल, अब एक पॉइंट है, अबाउ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेस्ड ऑन पॉलिंग स्केल। ठीक है, एक साइंटिस्ट था पॉलिंग, उसने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी थी। इसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट भी आए थे, मोलिकन वगैरह, उन्होंने भी कैलकुलेट करी थी। तो ये सारी वैल्यूज है, ये किसके अकॉर्डिंग है? पॉलिंग के अकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक सिंबल होता है एक्स, उस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एक्स ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो अभी नोट कर लें, अबाउ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेस्ड ऑन पॉलिंग स्केल। क्या इतना नोट हो गया? हाँ जी, अब आगे देखते हैं। एक साइंटिस्ट और था मोलिकेन, उस मोलिकेन ने क्या बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी
बोले तो इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, लूज करना गेन करना, लूज करना गेन करना, लूज करना गेन करना, इनका एवरेज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब गेन करना, तो इन दोनों का एवरेज, एवरेज का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, जितना नंबर होता है उतने उतने का डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 स्टूडेंट है, उनका एवरेज मास निकालना है, तो दोनों के मास का सम कर लिया और 2 का डिवाइड कर लिया। तो ऐसे ही करते हैं ना बेटा, ठीक है। तो 2 का ये होती है मोलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोलिकन स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनमें ये एक रिलेशन होता है कि पॉलिंग वाली इक्वल टू मोलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन 2.8, मोलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन 2.8। अब मोलिकन की कितनी है, IE प्लस EA डिवाइड बाई 2। अरे समझे क्या, IE प्लस EA डिवाइड बाई 2। तो जब IE प्लस EA डिवाइड बाई 2 आएगा तो 2 में तो नीचे 2.8 और है, तो 2 इंटू 2.8 कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। तो ये इनमें रिलेशन है, नोट कर लेंगे। हो गया क्या इतना नोट, आगे बात समझ। ये इनमें रिलेशन है, इसमें समझ में कुछ नहीं आएगा, ये तो याद करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट समझे। पॉलिंग ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डिफाइन करी, पॉलिंग ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दी आपको, वो आती कैसे है, तो वो बेस्ड होती है बॉन्ड एनर्जी पर। किस पर बेस्ड होती है, बॉन्ड एनर्जी पर, ठीक है। और वो बॉन्ड एनर्जी की यूनिट क्या होनी चाहिए, किलो कैलोरी पर मोल। आपको इतना याद होना चाहिए कि ये बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड है। किसमें है वो छोड़ो, बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे ये कोई कंपाउंड है, अगर मैंने A2 की रिएक्शन B2 से करवाई, B2 से नहीं B2 से, A2 की रिएक्शन B2 से कराई, तो ये क्या बनेगा, 2AB बनेगा। 2A यहां से है, 2B यहां, तो एक A दूसरे B से, दूसरा A दूसरे B से, तो ये बनेगा 2AB। अब आप देखो यहां एक बॉन्ड है, अगर बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने में कुछ एनर्जी चाहिए, अगर बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने में कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो इसकी बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, या ज्यादा सही बोले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल देंगे उसे।
ऐसे ही यहाँ B2 है तो B और B के बीच में भी बॉन्ड होगा, तो उसको ब्रेक करने में भी कुछ एनर्जी चाहिए, वो B2 की बॉन्ड एनर्जी। और अगर A और A में कोई बॉन्ड है तो वो A2 की बॉन्ड एनर्जी। अरे यस और नो? तो अब ये अपने को इनकी वैल्यूज दे रखी है। मैं ये एक फॉर्मूला बता जरूर रहा हूं आपको, लेकिन ये अपन को इसको याद नहीं करना है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बता इसलिए रहा हूं कि बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड होती है, दिमाग में क्वेश्चन आया सर कैसे, तो वो ये रहा फॉर्मूला। तो डेल्टा ई एन, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। किसमें डिफरेंस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। हाई ई एन माइनस लो ई एन, हाई ई एन माइनस लो ई एन। तो ये रहा डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मैं ए माइनस बी कब करूंगा? जब ए की ई एन हाई होगी और बी की कम होगी। और मैं बी माइनस ए कब करूंगा? जब बी की हाई होगी और ए की कम होगी। क्लियर है? तो डेल्टा ई एन इज इक्वल टू 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ए बी माइनस अनदर स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी बी बी। बॉन्ड एनर्जी ए ए और बॉन्ड एनर्जी बी बी, इन दोनों के मल्टीपल का स्क्वायर रूट, इसको माइनस करना है बॉन्ड एनर्जी ए बी में से, और फिर उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, उसको 0.208 से मल्टीप्लाई करना है, वो इस डिफरेंस के बराबर होगा। ये सब अपन को गिवन है, ये देखो लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी ए ए, ये भी गिवन है, बी बी भी गिवन है और ए बी भी गिवन है। ये सब गिवन है तो कैलकुलेट हो जाएगा ये। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अपन को पता होगी, इन दोनों में से कोई एक पता होगी और दूसरी कैलकुलेट करनी होगी। तो दिस इक्वल टू, ये सारा आरएचएस में सारा पता है, इन दोनों में से कोई एक पता है, मान लो ये पता है तो ये उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए पता है तो फिर वहां से बी आ जाएगा। अरे ए के तो अननोन बचा ना वहां पर, नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ये सब पता है, इन दोनों में से कोई एक पता है, तो एक ही तो चीज अननोन बची, वो आ ही जाएगी उसको सॉल्व करने से। पर ये याद बात नहीं करना है फॉर्मूला, तो आप ये नोट करें। उसकी यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल। इस बॉन्ड एनर्जी को गोला कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, कुछ भी कर लेना उसको बस।
हाँ जी, अरे हो गया क्या नोट? अब देखो वैसे, चलो जल्दी नोट करो, सामने लिखा है, लिखा है सामने लिखा है बेटा, देखो जो सामने से देख लो जल्दी। हो गया क्या? वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस बहुत कम हैं, बाकी आयनाइजेशन में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, उनमें तो ज्यादा है। इसमें सीधा सा ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। लेकिन वो जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, देखो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, दोबारा सुन लो एक मिनट। जो डी ब्लॉक मतलब 3D इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। अब जैसे मैं एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करूं, एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करूं, तो एल्यूमिनियम से जब गैलियम पर जाते हैं तो गैलियम से जस्ट पहले डी के 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब उन डी के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग तो पुअर है नहीं, रिपल्शन तो वो लगाते नहीं है ढंग से। अब वो ढंग से रिपल्शन नहीं लगा रहे, लेकिन उन 10 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ गए होंगे ना, और वो प्रोटॉन अट्रैक्शन क्या करते हैं, अच्छे से लगाते हैं। वो प्रोटॉन अट्रैक्शन अच्छे से लगाते हैं, इसलिए गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। और एक्चुअल ऑर्डर इसका ये होता है कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस पूरे बोरॉन फैमिली के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर सबसे कम होती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सबसे पीछे चला जाएगा, ये इनकी वैल्यूज है। बोरॉन की 2.0, गैलियम की 1.6, 1.7, 1.8 और इसकी 1.5। तो आप तो इसमें ये याद रखना कि बोरॉन फैमिली में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एल्यूमिनियम की सबसे कम होती है। दोबारा सुन लो, दो जगह एक्सेप्शन आएगा, एक तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। 4D और 5D में आप याद करो, 5D कौन से पीरियड में आएगा, 6th पीरियड में। डी का ऑर्बिट एक कम होता है, याद हो तो 5D में ऑर्बिट 5 है, तो एक्चुअल में वो पीरियड कौन सा है, 6th पीरियड से क्या स्टार्ट हो जाता है, F, और डी से पहले तो F आता है, वो अपन ने याद कर रखा है फाड़ू के नाम से। ठीक है, तो अब 5D से पहले क्या आ चुका होगा, 4F के इलेक्ट्रॉन होते हैं कामचोर, उनका काम है रिपल्शन लगाना, वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा नहीं रहे, तो उन 14 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए होंगे, और जो 14 प्रोटॉन बढ़ गए वो तो अट्रैक्शन ज्यादा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, और अट्रैक्शन ज्यादा लगाएंगे। इस वजह से 5D में अट्रैक्शन 4D के कंपेयर में ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अट्रैक्शन ही तो En होती है, तो 4D की En 4D से ज्यादा किसकी होती है, 5D की। जर्कोनियम हाफनियम, T जरा हाफ करो, T टाइटेनियम 3D का है, जर्कोनियम 4D का है, और हाफनियम 5D का है, तो 4D से ज्यादा किसकी होती है बेटा, 5D की। और यही सेम एल्यूमिनियम गैलियम से पहले 3D के 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो रिपल्शन नहीं लगा रहे, और उनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोटॉन बढ़े वो तो अट्रैक्शन अच्छे से लगा रहे हैं, और अट्रैक्शन अच्छे से लगा रहे हैं, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसकी En एल्यूमिनियम से ज्यादा है। अब एक्सेप्शनली एल्यूमिनियम सबसे पीछे चला गया, वो अलग बात है, तो ये नोट कर ले बेटा। और इनर्ट गैसेस की En 0 होती है, क्योंकि इनर्ट गैस तो किसी को अट्रैक्ट करता ही नहीं है, बॉन्ड बनाएगा तब अट्रैक्ट करेगा ना। En क्या होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। अब इनर्ट गैस बॉन्ड ही नहीं बनाती तो किसको अट्रैक्ट करेगी, तो फॉर इनर्ट गैसेस En ऑलमोस्ट 0।
4D से 5D में जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी, बोले तो EN बढ़ेगी। फोर डी से 5D में जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ता है, समझ में आता होगा। अरे 4D से 5D में जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ता है, समझ में आता है क्या। उन 14F के कामचोर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रोटॉन बढ़े, उन्होंने अट्रैक्शन को बढ़ा दिया। अगर आपको ये पूरी टेबल याद नहीं हो ना, बोरोन फैमिली, तो आप इतना सा याद रखना, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है गैलियम की। इतना सा तो याद कर ही लेना। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है TC। इसका रीज़न क्या है, TC। TC क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये आप अलग से लिख लेना कहीं भाई, क्वेश्चन ये आता है जनरली कि एल्यूमिनियम और गैलियम में ज़्यादा किसकी होती है, तो गैलियम की ज़्यादा होती है। अरे TC समझते हो ना, ये वो वाली TC नहीं है जहाँ स्कूल से TC लिया, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है वो। और ऊपर अब अपन डिफरेंस समझते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक है किसी चीज को घर ले जाना, मतलब अट्रैक्ट गेन कर लेना, और एक है केवल अट्रैक्ट करना। हाँ जी, चले आगे। अब सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी होती है ये, और वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। यहां एटम अकेला होना चाहिए, वहां एटम बॉन्डेड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इट इज
In this process, only attraction of electron occur. Hence, it is not energetic term. ये मैं बता चुका हूं. In this process, electron is gained by atom. Hence, it is generally exothermic. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जनरली एक्सोथर्मिक होती है. अरे सही बात है ना. चार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव होती है. हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, इनर्ट गैस और एनायन. और हाफ फील्ड में भी केवल P3 नाइट्रोजन वाला, फॉस्फोरस वाला P3 नहीं, वो तो एक्सोथर्मिक ही होता है. समझ में आती है ना बात. चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रेगुलर इन पीरियड. एक पीरियड में रेगुलर होता है. वो जो थोड़े बहुत एक्सेप्शन है दिखे ना भी आपको ऊपर, वो भी ग्रुप में है. आज मुझसे कोई कह रहा था, बोला सर इसे तो पीरियड बोलते हैं और इसे ग्रुप बोलते हैं. मैं नाम नहीं बताऊंगा. ठीक है. ट्रेंड ऑफ, अरे सुनो, यहां जनरली पीरियड में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होते हैं, पर यहां तो होते हैं. इसमें इनर्ट गैस सबसे पीछे चला जाता है, फिर S2 सेकेंड नंबर पे आ जाता है, फिर P3 थर्ड नंबर पे आ जाता है, फिर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है. उसमें भी प्रॉब्लम है कि लिथियम और बोरोन में लिथियम की ज्यादा होती है, S1 और P1 में. वहां लिखा है आपने भाई, S1 और P1 में S1 की ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो S में जाएगा, और P1 वाले में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? P में. अब S ज्यादा पास होता है, S ज्यादा पास तो उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, ज्यादा अट्रैक्शन तो ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा अट्रैक्शन तो ज्यादा स्टेबिलिटी. इसलिए लिथियम की बोरोन से ज्यादा होती है, इसलिए सोडियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है. एक्सेप्शन है ना वहां पर. तो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नॉट रेगुलर. ठीक है. इट इज यूनिटलेस. अब कोई एनर्जी नहीं है तो कोई यूनिट भी नहीं होगी, और यहां तो एनर्जी की यूनिट होगी, कैलोरी, जूल वूल, जो भी इलेक्ट्रोवोल्ट वगैरह जो भी होगी. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट नोट कर लो फिर. अरे कनिष्का नोट कर भाई, उसकी मत सुना कर ज्यादा, वो खुद तो पढ़ लेगी.
हाँ जी, ये नोट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखी हेडिंग आपने, अब सुने और समझिए। सबसे पहला पॉइंट, अरे सुनो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कब होगा? जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन। कौन अट्रैक्ट करता है? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अब जेड इफेक्टिव ज्यादा कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जो प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और रेसिप्रोकल होता है नेगेटिव चार्ज के। जैसे ये सब आपको दिख रहे होंगे, O+2, O+1, O-1, O-2। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा En बढ़ेगी, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा En कम होगी। तो पॉजिटिव चार्ज वाले की En सबसे ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज वाले की En सबसे कम है। अरे क्लियर है क्या? सेकंड पॉइंट, पहले समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल 1/साइज। अरे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा ना, दूर चला जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो साइज बढ़ेगा तो En क्या हो जाएगी? कम। ये देखो, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, तो वहां उसकी En सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। ये टॉप टू बॉटम है, पीरियड वाले नहीं, ग्रुप वाले। ठीक है, तो ये इसकी En का ऑर्डर है। अब अगला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं समझा गया, तो अब अपन समझते हैं इसे। आपने हाइब्रिड सुना? हाइब्रिड एक होता है प्योर, एक होता है हाइब्रिड। दो चीजों से मिलके जो बनता है उसे हाइब्रिड बोलते हैं, है ना? सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे सबसे पहले S आता है, फिर P आता है, सेम ऑर्बिट का, जैसे 4s 4p 4d 4f। ऑर्बिट तो सब में 4 ही है ना, 4s 4p 4d 4f, ऑर्बिट तो 4 ही है। क्या चेंज हो रहा है? सब ऑर्बिट, sp/df। सेम ऑर्बिट का सबसे पहले S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है, और फिर F आता है। sp/df। सबसे अंदर कौन होता है? S, तो उसका पेनिट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है S का। तो यार अगर अपन जैसे जैसे S के पास बढ़ेंगे, S के पास बढ़ रहे हैं मतलब न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं। अरे सही बात है कि नहीं है? जैसे जैसे S के पास बढ़ रहे हैं मतलब न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? अरे बोलो ना भाई, न्यूक्लियस के पास जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आप केवल दो को काउंट करो, S और P को। S अंदर होता है, P थोड़ा बाहर होता है। तो अगर S परसेंटेज बढ़ेगा, S कैरेक्टर बढ़ेगा,
S कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब अपन S के ज्यादा पास है, और P कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब P के ज्यादा पास है। तो ज्यादा अंदर कौन होता है? S। तो जो ज्यादा अंदर होगा उस पर न्यूक्लियस का प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा ही है। और जैसे जैसे P कैरेक्टर बढ़ेगा अपन S के कंपेयर में क्या चले जाएंगे? दूर। अरे P कैरेक्टर बढ़ेगा तो दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम तो EN भी कम। जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जैसे जैसे एटम पास आते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो S परसेंटेज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड छोटा हो जाता है। P क्या होता है? दूर। अरे P क्या होता है? दूर। तो जैसे जैसे P कैरेक्टर बढ़ेगा अपन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अरे S परसेंटेज बढ़ेगा तो अपन सबको, सारे इलेक्ट्रॉन को पास बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ पास आ जाओ, तो पास आ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और P कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो अपन बोल रहे चलो दूर चलो दूर चलो दूर चलो, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप देखो ये मेरे पास ऑर्बिटल है, आपने ऑर्बिटल सुने? S, Px, Py, Pz, अरे नाम सुना है क्या इनका? dxy, dyz, dzx, ये d की ऑर्बिटल है, वो p की ऑर्बिटल है, ऐसे f के होते हैं। f सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं? f सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। अरे f के लिए l कितना होता है? 3। l 3 होता है तो n कहां से का? माइनस l से प्लस l, माइनस 3 से प्लस 3, माइनस 3 से प्लस 3 में कितनी वैल्यूज आती है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 होते हैं, p में 3 होते हैं, और s में 1 ऑर्बिटल। और जितने ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसके डबल हो सकते हैं। चलो, एक ऑर्बिटल है sp, एक है sp2, एक है sp3। ये प्योर ऑर्बिटल नहीं है, ये मिलकर बने हैं। s और p दोनों आपस में मिक्स हो जाए तो क्या बन जाएगा? sp। एक s और 2 p मिल जाए तो क्या बन जाएगा? sp2। एक s और 3 p मिल जाए तो क्या ऑर्बिटल बन जाएगा? sp3। तो ये प्योर ऑर्बिटल नहीं है, इन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अरे हाइब्रिड समझते हो ना तुम यार, जो मिक्सिंग से बन रहा है भाई, ठीक है? तो जैसे ठीक है, इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। अब यहां sp में s परसेंटेज कितना है? हर 2 ऑर्बिटल, एक s एक p, तो 2 में से एक s है, तो 2 में से एक मतलब कितना परसेंट हो गया? 50%। sp2 में कितने ऑर्बिटल है? 3 में से s कितना है? एक ही तो है। अरे 3 में से 1 कितना होता है? 1/3। 1/3 क्या होता है? 33%। और sp3 का मतलब 4 ऑर्बिटल है, उसमें s कितना है? एक, तो 4 में से s एक ही है, तो एक इसका कितना फ्रैक्शन हो गया? 1/4। अरे 1/4 फ्रैक्शन हो गया तो परसेंटेज कितना हो गया? 25। देखो यहां s परसेंटेज सबसे ज्यादा मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास, यहां s परसेंटेज सबसे कम मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा दूर। न्यूक्लियस के ज्यादा पास तो ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन तो ज्यादा EN। न्यूक्लियस से जहां सबसे दूर तो सबसे कम अट्रैक्शन, सबसे कम अट्रैक्शन तो सबसे कम EN। आप देख भी लो वैल्यूज इनकी। जो कार्बन होता है ना, कार्बन अगर वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कार्बन में अगर बॉन्ड बनाने में कार्बन ने sp ऑर्बिटल यूज लिया है तो उस कार्बन की EN होती है 3.25। और अगर बॉन्ड बनाने में कार्बन ने sp2 ऑर्बिटल यूज लिया है तो उसकी EN होती है 2.75, और sp3 ऑर्बिटल यूज लिया है तो उसकी EN होती है 2.5। आप केवल इतना सा ध्यान दो सर, ये क्या है? ये sp, sp2, sp3, अगला पूरा चैप्टर इसी के नाम है। केमिकल बॉन्डिंग में यही ये पढ़ोगे आप, ठीक है? तो अभी उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, आप तो केवल इतना देखो s परसेंटेज बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। तो s परसेंटेज सबसे ज्यादा तो इसकी EN सबसे ज्यादा, s परसेंटेज सबसे कम तो इसकी EN सबसे कम। इतना बात ध्यान समझ में आ रही है क्या बात आपकी? बोलो भाई। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब देखो, एक तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो EN बढ़ेगी,
दूसरा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा तो EN बढ़ेगी। और तीसरा, अगर परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ेगा तो भी S मतलब न्यूक्लियस के पास, अरे S मतलब न्यूक्लियस के पास, S परसेंटेज बढ़ा, न्यूक्लियस के पास चले गए तो अट्रैक्शन बढ़ गया, तो S परसेंटेज बढ़ेगा तो भी EN बढ़ेगी। इसका मतलब EN जो होती है ना, EN एक, अरे सुनो, EN जो होती है ना वो एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती। हाइड्रोजन की EN इतनी है, मजाक चल रहा है। हाइड्रोजन की EN डिपेंड करती है वो जिससे जुड़ा है उस पर। क्या मतलब है, क्या मतलब है? एक है मेरे पास HH, एक है मेरे पास NaH और एक है मेरे पास HCl। ठीक है, ये Na में पता नहीं क्या बन गया, Na बनाते हैं Na। अब सुनो, यहां पर इस पर कितना चार्ज आएगा, 0 और 0, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन की EN बराबर है। बिल्कुल सामने देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ये पूरे केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन। यहां दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो बॉन्ड किसी भी हाइड्रोजन के पास नहीं जाएगा, एग्जैक्टली मिड में रहेगा। एग्जैक्टली मिड में रहेगा मतलब किसी पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर नेगेटिव आता है, जिससे दूर जाते हैं उस पर पॉजिटिव आता है, पर यहां तो EN बराबर है HH में। तो चलो अब NaH, सोडियम क्या है, मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। मेटल क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना कि लूज करना, लूज करना, और नॉन मेटल क्या चाहता है, गेन करना। तो NaH में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, H के पास, क्योंकि वो गेन करना चाहता है, Na से दूर क्योंकि वो लूज करना चाहता है। आप EN से भी देख सकते हो, सोडियम की EN होती है 0.9, हाइड्रोजन की होती है 2.1, इसकी 0.9, इसकी 2.1, मतलब किसकी EN ज्यादा है, हाइड्रोजन की। तो किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ जाएंगे, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। अच्छा अगला देखो, HCl, हाइड्रोजन की EN होती है 2.1 और क्लोरीन की होती है 3। हाइड्रोजन की 2.1 और क्लोरीन की 3, ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस हाइड्रोजन की, इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की क्या EN बराबर होगी क्या? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज। तो इस HCl वाले H की EN सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उस पर पॉजिटिव आ रहा है, और NaH वाले H की EN सबसे कम होगी क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो EN बढ़ेगा और नेगेटिव बढ़ेगा तो EN कम होगा। इसका मतलब ये मेरे कहने का मतलब था कि EN एब्सोल्यूट नहीं होती, वो रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव किससे जुड़ रहा है उससे, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए वो एक आदमी कहता है, दूसरा आदमी को गुस्सा निकाल रहा था, तो किसी ने पूछा तू इतना गुस्सा क्यों करता है, कि यार मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मुझे गुस्सा ही बहुत आता है। अरे कुछ नहीं आता, तेरा ऐसा नेचर कुछ नहीं है, केवल ताकतवर कमजोर पर गुस्सा निकालता है। कभी भी कोई एम्प्लॉई अपने बॉस को जाके थोड़ी गुस्सा निकालता है, तेरी तो अब नहीं करता ना भाई, ठीक है। कभी बच्चा कभी माता पिता को गुस्सा थोड़ी निकालता है, नहीं बाबा देख लूंगा आपको। अरे समझ आ रही है क्या बात है, ठीक है। ये सब बहाने हैं कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा हमेशा कमजोर वाले पर आता है, ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता अपना। समझ आ रही है ना बात गहरी है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होती है, ये वेरिएबल होती है, डिपेंड करती है किससे जुड़ रहा है उस पर। इट डिपेंड्स ऑन बॉन्डेड एटम, पहला पॉइंट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे जो उन पे चार्ज होता है, अभी तो बताया था O+2 का सबसे ज्यादा होता है, O+1 का उससे कम होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो EN बढ़ रही है, कब मतलब चेंज हो रही है कि नहीं हो रही,
अरे हो रही थी ना चेंज यार, ऑक्सीडेशन, अरे चार्ज को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यार। चार्ज चेंज हो रहा है तो ईएन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, यानी वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करती है। बोल्डेड एटम ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही। ये रहा sp वाले कार्बन की 3.25 और sp3 वाले की 2.5, तो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही। इस तरह की बातें आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें लाइनें लिखी हुई मिलेगी आपको, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है एज इट इज, ठीक है, आप ये नोट कर लें बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन। हो गया क्या ऊपर वाला? अरे क्या होगा मैगना, उसने नोट कर लिया क्या पड़ोसी ने? तबीयत ठीक नहीं है बेटा?
नहीं उससे मत पूछ बेटा, ये तो आपका खुद का कॉल है कि एक्स्ट्रा चीज़ें नोट करनी है कि नहीं करनी। मतलब ये वो उससे पूछ रहे सर ये कि ये नोट करना है नहीं करना है। ये नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस पता होना चाहिए पॉजिटिव बढ़ेगा तो ईएन बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो ईएन कम होगा। इतना सा अपने को आइडिया होना चाहिए। पॉजिटिव बढ़ेगा तो ईएन बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो ईएन कम होगा। अरे हो गया क्या नोट है? चलो मुझे आप एक बात बताओ, एक एग्जांपल बताओ। mn+2 और mn+4। यश मुझे इसका en बताना भाई, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज के तो प्रोपोर्शनल होती है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो en बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी, बस अब आप लिखना कुछ भी मत इसमें, केवल हेडिंग लिखो और पहले समझो बातें। हेडिंग लिखी सबने? अब सुनो, इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। और इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करना चाहता है, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा कि कम करेगा? कम करेगा। अट्रैक्ट कम करेगा तो लूज ज्यादा करेगा। किसी चीज को अगर अट्रैक्ट कम करेंगे मतलब लूज ज्यादा करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो लूज करने की पावर ज्यादा। और लूज कौन करना चाहता है? मेटल। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करना चाहता है? मेटल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के तो प्रोपोर्शनल होती है और मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा इस बात को, सुनो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना कौन चाहता है? नॉन मेटल। तो En ज्यादा तो अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा। अट्रैक्ट कौन करता है? नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। अब अगर En नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल है, अट्रैक्ट करने के प्रोपोर्शनल है, तो लूज करने के क्या होगी? रेसिप्रोकल। यानी En मेटेलिक कैरेक्टर के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो। एक एक पॉइंट करके लिखना, बस ज्यादा मत लिखना।
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल, और मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप एक बात देखना, टॉप टू बॉटम, पहला मेटेलिक कैरेक्टर, और दूसरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हाँ भाई ऐशा, ऐशिता नाम है क्या आपका? ऐशिता, अच्छा। आप मुझे बताओ टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? अरे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बताओ ना भाई, क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर? इलेक्ट्रॉन लूज करना कि गेन करना? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है कि गेन करना आसान होता है? लूज करना। टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम। तो जैसे ही घर वालों ने ध्यान देना कम किया, टावर बिगड़ गया। समझ आई क्या बात? जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा लूज छोड़ा, अब गया काम से, अब तो हवा लग गई। ठीक है, तो दोबारा सुनो, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाएगा? आसान। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो ऐशिता बता मुझे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अरे उल्टा होगा ना एक दूसरे का यार, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो गेन करना होता है, तो टॉप टू बॉटम तो लूज करना पड़ता है। अब अगर लूज करना पड़ रहा है तो गेन करना क्या हो जाता है? कम। यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। आप ये नोट कर ले साइड में, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम हाँ जी, HF में डिफरेंस ज्यादा होगा। कैसे? फ्लोरीन की 4, हाइड्रोजन की 2.1, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1.9 का। 4 - 2.1। क्लोरीन की 3, हाइड्रोजन की 2.1, डिफरेंस कितने का रह गया? 0.9 का। डिफरेंस कितने का रह गया? 0.7 का। और डिफरेंस कितने का रह गया? 0.4 का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है, यानी खींचने की पावर ही कम है। खींचने की पावर ही कम है तो छोटा सा नेगेटिव आएगा, छोटा सा नेगेटिव, छोटा सा पॉजिटिव। तो अपोजिट चार्ज ही कम है तो अट्रैक्शन भी क्या होगा? कम। अब अगर बॉन्ड में अट्रैक्शन ही कम है तो बॉन्ड कैसा है? वीक। और बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो ज्यादा अट्रैक्शन कब आएगा? ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? जब डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा, ताकि अपोजिट चार्ज ज्यादा अच्छे से बने, ताकि अट्रैक्शन ज्यादा अच्छे से क्रिएट हो। समझ आई बात? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, सेकंड पॉइंट लिखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। सेकंड पॉइंट लिखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। सेकंड पॉइंट लिखो, अरे वो सेकंड पॉइंट है यार सर, उसके आगे फर्स्ट लिखा है। तुम भी यार, तुम भी महान हो। मैं कह रहा हूँ सेकंड पॉइंट लिखो सर, वहाँ तो फर्स्ट लिखा है। चलो आगे नोट करो।
हाँ जी, हो गया नोट। नेक्स्ट लिखो, बॉन्ड पोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। थर्ड पॉइंट लिखो, पोलैरिटी का मतलब पोल, पोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड पोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। बॉन्ड पोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। अब अगर डेल्टा ई एन जीरो है, डेल्टा ई एन जीरो है, जैसे H2 और जैसे HCl, H2 में डेल्टा ई एन कितना है? जीरो। तो क्या किसी पर कोई चार्ज आएगा? नहीं। तो बॉन्ड कैसा होगा? ये नॉन पोलर। मॉलिक्यूल कैसा है? ये नॉन पोलर। HCl में कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? Cl पर आएगा नेगेटिव और H पर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि Cl की EN ज्यादा है। अब बेसिकली ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये दोनों ही क्या है? नॉन मेटल। अरे ये दोनों ही क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल कैसा बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट। आयनिक कौन बनाता है? आयनिक। मेटल और नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है? मेटल और नॉन मेटल। तो यहां आयनिक बॉन्ड में परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव आता है, और कोवलेंट बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आता है। तो इस पर आएगा डेल पॉजिटिव और इस पर आएगा डेल नेगेटिव। तो ये कैसा है? नॉन पोलर, और ये कैसा है? पोलर। नोट कर लें बेटा। बस चलो अब आगे देखते हैं। अब अपन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। ये ऊपर वाला नोट हो गया क्या? सुनो, एसिड क्या होता है? जो H प्लस लूज करे, और बेस क्या होता है? जो OH माइनस लूज करे। एसिड जो H प्लस लूज करे, बेस जो OH माइनस लूज करे। सिंपल, ठीक है। बेस की एक डेफिनेशन और होती है, जो OH लूज करे या H प्लस एक्सेप्ट करे। H प्लस लूज करने वाला एसिड, तो H प्लस गेन करने वाला बेस। तो बेस की दो डेफिनेशन होती है, या तो OH लूज करे या H प्लस एक्सेप्ट करे। ठीक है, चल। अच्छा, पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है जो ज्यादा पोलर होता है। मैंने ढंग से सुनो यार, देखो मेरी बात सुनो, दोबारा सुनो इस बात को। पानी के बाहर जो ज्यादा पोलर होगा
वहां प्लस माइनस अच्छे से बनेगा, अच्छे से प्लस माइनस बनेगा तो अच्छे से अट्रैक्शन होगा, तो पानी के बाहर वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा। और ज्यादा प्लस माइनस कहां आएगा? जहां डेल्टा ईएन ज्यादा होगा। डेल्टा ईएन ज्यादा होगा तो देने वाला देगा ज्यादा और लेने वाला लेगा ज्यादा, तो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज ज्यादा आएंगे। अब पानी के अंदर की बात कर रहे हैं। पानी कैसा होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। पानी क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट। पोलर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक डिजोल्व्स लाइक मतलब जो जैसा होता है वो वैसे से ही ज्यादा बात करता है। ठीक है, तो पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, वो उस मॉलिक्यूल को जल्दी ब्रेक करेगा, उस बॉन्ड को जल्दी ब्रेक करेगा जो ज्यादा पोलर होगा। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वो उस बॉन्ड को जल्दी ब्रेक करेगा जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। और पोलैरिटी कैसे देखते हैं? डेल्टा ईएन से। पोलैरिटी कैसे देखते हैं? डेल्टा ईएन से। दोबारा, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पानी में वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा जो ज्यादा पोलर है, यानी जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। अब सुनना मेरी बात, NaOH आपने पता नहीं आज तक सुना होगा कि NaOH एक बेस होता है। इसका रीजन आपको आज समझ आएगा। ढंग से देखो, ये क्या कर रहे हैं, यानी कि बैठना नहीं आता यार, हिल रहा है, उधर कर रहे हैं, हम बैग ऊपर आए। अब सुन ढंग से, NaOH एक बेस क्यों होता है? वैसे तो देखो सिंपल सा फंडा है, मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड एसिड होते हैं। रीजन क्या है? देखो, सोडियम की ईएन होती है 0.9, ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1। आप डिफरेंस देखो ज्यादा कहां है? ऑक्सीजन और सोडियम में डिफरेंस 2.6 का है। डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो यार। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिफरेंस कितने का है? 1.4 का। ये 2.6 का, ये 1.4 का। ज्यादा डिफरेंस यहां है। जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और जो ज्यादा पोलर होगा पानी उसे ही ज्यादा ब्रेक करेगा। तो ये बॉन्ड ज्यादा जल्दी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या मिल रहा है? OH। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या मिल रहा है? OH। और जो OH लूज करेगा वो क्या होगा? बेस। आप नहीं मानते इस बात को तो मैं थोड़ा और प्रूव करता हूं। क्लोरीन होता है नॉन मेटल, बी ब्लॉक का है क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड एसिड होते हैं। कैसे सर, हम कैसे मान लें? आओ सामने। क्लोरीन का 3 है, ऑक्सीजन का 3.5 और हाइड्रोजन का 2.1 है EN। यहां डिफरेंस कितने का है? 0.5 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 1.4 का। 0.5 1.4 कौन ज्यादा है? 1.4। तो यहां पर पोलैरिटी ज्यादा आएगी, ज्यादा पोलैरिटी जल्दी ब्रेक होगा, ज्यादा पोलैरिटी जल्दी ब्रेक होगा। तो यहां ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक होने से क्या मिल रहा है? H। OH थोड़ी मिल रहा है आपको, और ये H लूज कर रहा है। जो H प्लस लूज करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड। ये रीजन है कि नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड एसिड होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड पानी में H प्लस देते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड पानी में OH माइनस देते हैं। समझ आ गई बात आपको? ठीक है। हेंस हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिड, और वहां लिखा है हेंस हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक। ये नोट कर ले बेटा।
पानी के बाहर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? पानी के बाहर, जहाँ पोलैरिटी ज़्यादा होती है, जहाँ डेल्टा ई एन ज़्यादा होता है, लेकिन पानी के आगे उसकी कुछ नहीं चलती, और वो पानी में सबसे जल्दी ब्रेक होता है। अरे जो बाहर सबसे ताकतवर है ना, पानी में वो सबसे कमज़ोर होता है। हो गया क्या नोट? ये मैं आपसे पूछूं HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि HF ज्यादा स्ट्रॉन्ग? सुनना, मतलब मैं आपसे पूछूं कि कोई बॉन्ड देकर कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आप चेक करोगे पानी के बाहर बात कर रहे हो कि पानी के अंदर बात कर रहे हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ डेल्टा ई एन पर डिपेंड करती है पानी के बाहर, लेकिन पानी में वो ज्यादा पोलर होगा, और जो ज्यादा पोलर होगा वो जल्दी ब्रेक होगा। जल्दी ब्रेक होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता, ध्यान रखना। वो तो पानी की प्रॉपर्टी है जो उसे ब्रेक कर दे रहा है। बॉन्ड कमजोर नहीं था, पानी की वजह से कमजोर हो गया वो, ठीक है। तो पानी में ज्यादा डिसोल्व कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा जल्दी ब्रेक होगा? जहां डेल्टा ई एन ज्यादा होगा, जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा। जो ज्यादा पोलर होगा वो पानी में जल्दी टूटेगा। समझ गए क्या? चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑक्साइड की। ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं? ऑक्साइड 4 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। क्या होता है मैं बताता हूँ, आप मेरी सुनो तो सही। क्या होता है ये एम्फोटेरिक? ये अरे मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसे कैसे हो रहे हो तुम? एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेस से रिएक्शन करें। पहली बात तो नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक, और मेटल वाले कैसे होते हैं? बेसिक। ये तो है ही। एसिडिक ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, और ये किससे रिएक्शन करते हैं? बेस से। एसिड बेस से रिएक्शन करेगा, बेस एसिड से रिएक्शन करेगा, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। एक बात और सुनो, जब ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से कराओगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से कराओगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। जो मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है? बेस। और जो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है? एसिड। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक, इसलिए उन्हें हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते, उन्हें बोलते हैं ऑक्सी एसिड। दोबारा हाइड्रोक्साइड के नाम से फीलिंग आती है कि जो OH देगा, OH जो देगा वो बेस होगा। हाइड्रोक्साइड के नाम से जो फीलिंग आती है ना, फीलिंग, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, अच्छा ये OH देंगे, OH देंगे मतलब बेस होगा, ऐसा नहीं है। मेटल के हाइड्रोक्साइड वो बेस होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं इसलिए उनका एक नाम और है, ऑक्सी एसिड। तो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन एज ऑक्सी एसिड, नॉन एज ऑक्सी एसिड। आगे देखो, CO2 की रिएक्शन सामने देखते जाओ बस। CO2 की रिएक्शन पानी से कर रहा हूं, H2CO3, H2 दिख रहा होगा 2 H है,
एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, H2CO3। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड था, ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड आएगा। इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सी एसिड। इसका स्ट्रक्चर होता है ये रहा, C डबल बॉन्ड OH और OH। ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं सिखा रहा मैं आपको, वो तो अलग अलग टॉपिक है, वो तो अलग से एक दिन लेगा पूरा, ठीक है। अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि यार ये तो इसके पास तो OH है, ये बेस क्यों नहीं है? अरे बेस क्यों नहीं है अभी तो बताया था, क्योंकि जब आप डेल्टा EN चेक करोगे ना तो इसके बजाय इसका डेल्टा EN ज्यादा आएगा, और जो डेल्टा EN ज्यादा होता है वो ज्यादा पोलर होता है, और पानी में वो जल्दी ब्रेक होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, और ये वाला ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा आपको? H+। समझ आई क्या बात? दूसरा वाला देखो ना, आपको समझ में आ रहा है क्या? SO2 की रिएक्शन पानी से कराए ये बना, अरे देखो तो सही, H2S और O3। SO3 की रिएक्शन पानी से कराए तो समझ में आ गया क्या आपके? H2S और O4 नॉन मेटल के ऑक्साइड है, पानी से मिलने के बाद नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इन्हें बोला जाता है ऑक्सी एसिड। कोई नई चीज नहीं है ऑक्सी एसिड, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं ऑक्सी एसिड। Cl2O7, Cl2O7 की रिएक्शन पानी से कराओगे, क्या बनेगा? H2Cl2O8। H के नीचे 2, Cl के नीचे 2 और O के नीचे 8। जब सबके नीचे 2 मतलब 2 से डिविजिबल क्वांटिटी है तो 2 हटाओ वहां से, 2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? 2HClO4। अरे क्या बन जाएगा? 2HClO4। नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी से मिलकर ऑक्सी एसिड बनाएगा। N2O5 रिएक्ट कराओ पानी से, जब इसकी रिएक्शन पानी से कराओगे तो 2HNO3 बनता है, H2N2O6 आएगा, H2N2O6, अरे H2O2N6 नहीं, H2N2O6, सब में से 2 कॉमन आ रहा है क्या? तो 2 कॉमन लेके लिख दिया, तो ये क्या बन गया? HNO3। इसे बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। मैं सब समझाऊंगा एक दिन कि इसे नाइट्रिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एसिड होते हैं तो किसका क्या नाम होता है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये पी ब्लॉक में यही पढ़ते हैं, तो अलग चैप्टर है। इन जनरल ऑक्सीड, अच्छा अरे एक मिनट, पानी नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी से रिएक्शन कराई, नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करा, उसका ऑक्सी एसिड बना। इन दोनों में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। ऑक्साइड या उसका जो ऑक्सी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? सेम। यहां पर भी +7 है, यहां पर भी +7 है। सर ये +7 कैसे आया? आपको नहीं पढ़ना, अभी छोड़ो उस बात को, ये बात मानो कि सेम रहता है, इन जनरल सेम रहता है। क्या रहता है? इन जनरल सेम रहता है। अगला देखो, बेसिक ऑक्साइड। अगला देखते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है बेटा? अरे बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है? बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है? मेटल वाला कि नॉन मेटल वाला? मेटल वाला, ठीक है। मेटल वाला बेसिक होता है, और ये किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से। किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब पानी से कराओगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस। मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस। तो ये बेस है। अपने वहां ऊपर लिखा था ऑक्सी एसिड, ये ऑक्सी एसिड नहीं है, ये तो बेस है, ठीक है, क्योंकि ये क्या देगा? OH। और वो उन्हें ऑक्सी एसिड क्यों बोलते हैं? उन्हें ऑक्सी एसिड क्यों बोलते हैं नॉन मेटल वालों को? क्योंकि वो क्या देते हैं पानी में? H। चलो बहुत सिंपल है। Na2O की रिएक्शन पानी से कराएंगे NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ ही नहीं। न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? जो न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जो ना एसिड से रिएक्शन करते ना बेस से रिएक्शन करते, ना एसिड से ना बेस से, न्यूट्रल एंड न्यूट्रल। कौन कौन से होते हैं? NO, N2O और CO। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड,
ये नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका एक नाम और है लाफिंग गैस। ठीक है, इसका एक नाम और है लाफिंग गैस। ठीक है, मतलब इसके सूंघने से गुदगुदी होती है, गुदगुदी। ठीक है। एक लास्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अरे एक लास्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ये बीच के होते हैं, बीच के। ठीक है, अब ये बीच के हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से रिएक्शन करेंगे। मैंने क्या बोला? ये एसिड और बेस, ऐसे नहीं बोला मैंने, ऐसे नहीं बोला मैंने एसिड और बेस बोला ही नहीं। मैं बोल रहा हूं ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेंगे, ये वीक एसिड और वीक बेस से रिएक्शन नहीं करेंगे। एसिड और बेस नहीं बोला था मैंने, झूठ मत बोलो। Which react with both strong acid and strong base, गोला लगा है strong के आगे। अच्छा, ये कुछ हैं जिनके ऑक्साइड, ये कुछ हैं जिनके ऑक्साइड या जिनके हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। याद करने की ट्रिक है, जनाब अली ने बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग गाया, जनाब अली ने बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग गाया आज सबके सामने। आगे भी तो है एएस और एसबी, आज सबके सामने। ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक है, ये सारे के सारे। तो आप इतना नोट करें एक बार, लिखो टाइप ऑफ ऑक्साइड। हेडिंग लिखें टाइप ऑफ ऑक्साइड। अरे मेघना शुरू कर बेटा, बाकी सबको एक्स टाइम लगता है, आपको 3x लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना तो खुद नोट कर पाते हैं, ना बगल वालों को नोट करने देते हैं। वो कहावत सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सर हम। इतना नोट हो गया क्या? K/A का मतलब है नॉन एज। चलो आगे लिखें।
अरे वो मत लिखो तुम, चार्ज वार्ज जो लिखा है उनके ऊपर। वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी थी वो मत लिखो आप, अभी आपको पता ही नहीं क्या होती है वो। ओएस का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओएस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। आप पूरा मॉड्यूल ट्राई कर सकते हैं अब। थोड़ा बहुत बचा है अभी चैप्टर हालांकि, लेकिन आप ट्राई पूरा कर सकते हैं, कुछ नहीं आएंगे जो देखेंगे फिर। तो नेक्स्ट टर्न पे मैं एक्सरसाइज 1 और 2 डिस्कस करवाऊंगा। कल संडे है ना, कोई क्लास भी नहीं है तुम्हारी, कल पीटीएम है बस, वो कोई बात नहीं, उसमें लोड थोड़ी आएगा तुम पे, सारे घर जाके आएगा। आगे लिखें। In general, oxidation state of central atom in oxide and hydroxide is same. अब आपको दो बातें नहीं पता, एक सेंट्रल एटम क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो वो कभी बताऊंगा मैं। तुम पीछे नोट कर रहे हो बेटा, आप कर रहे हो नोट? थोड़ा बहुत या पूरा? बहुत ईमानदार है। हो गया इतना?
आप यहां तक नोट कर लें जहां तक सामने दिख रहा है। ये ट्रिक याद रखना, इसकी बहुत काम आएगा ये आगे। जनाब अली ने बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग गाया आज सबके सामने। ठीक है, तो काफी आज के लिए। ओके, थैंक यू।